तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 7 अप्रैल। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि आज बिहार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। जहां इस बढ़ोतरी के बाद 16 दिन में पेट्रोल डीजल के दाम में 10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जा चुकी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है, लेकिन इनके दाम अलग अलग राज्य के टैक्स के आधार पर अलग अलग है। जहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमतें करीब 137 दिन तक स्थिर रहने के बाद 22 मार्च को बढ़ाई गई थी, जब तब से 14वीं बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई है। बीते 2 सप्ताह में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुल 10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 25,000 सब्जी उत्पादक किसानों को इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग से जोड़ने की तैयारी तेज हो गई है। फिलहाल सहकारिता विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस योजना पर इसी माह से कार्य आरंभ शुरू हो जाएगा। यह योजना के प्रारूप के मुताबिक स्थानीय सब्जी उत्पादक के लिए अपनी मंडी होगी। इससे व्यापक बदलाव दिखेगा। सब्जी उत्पादकों को उचित मूल्य मिल सकेगा। इस मंडी में व्यवस्था कुछ इस तरह होगी कि किसी भी शहर में बैठा व्यापारी बिहार की सब्जी ऑनलाइन खरीद सकेगा। सौदा ऑनलाइन तय होगा और तय समय में आपूर्ति की व्यवस्था यहां की समिति करेगी। दोस्तों बात करते हैं कि देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। जब मौसम विभाग के मुताबिक 7 अप्रैल तक हरियाणा, राजस्थान और उत्तर पश्चिमी भारत के कई अन्य हिस्सों में हीट वेव का भी असर देखने को मिलेगा। पंजाब, दक्षिण हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और गुजरात में कुछ स्थानों पर लू की स्थिति संभव है। वहीं देश के कई हिस्सों में आज बारिश होने के आसार हैं। अगले 24 घंटे के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल, तमिलनाडु, गोवा और दक्षिण छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों में अलग अलग हिस्सों में भी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों बात करते हैं कि बोचा विधानसभा उपचुनाव को लेकर के बिहार की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस सीट पर कब्जे के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है, जब प्रचार के लिए अपनी पूरी फौज उतार दी है। इसी कड़ी में एनडीए की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, इसमें बीजेपी के साथ जेडीयू की भी कई नेता और मंत्री शामिल हुए। सभी ने अपने अपने तरीके से इस चुनाव में जीत का दावा किया है। हालांकि इस दौरान बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि हमारी सरकार राशन और भाषण दोनों में आगे है। दरअसल जब पत्रकारों ने बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल से पूछा कि आपकी प्रत्याशी पूर्व में भी विधायक रही है, आपको समर्थन भी दिया था, निर्दलीय जीतने के बाद भी कोई 5 काम बता दीजिए जो आपकी कैंडिडेट ने क्षेत्र में किया हो। इसके जवाब में हरिभूषण ठाकुर बचौल ने पानी, बिजली और सड़क की चर्चा की, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी बेबी कुमारी का एक भी कार्य नहीं बताया। वही बातों बातों में बीजेपी विधायक ने कह दिया है कि हमारी सरकार गरीबों के लिए राशन और भाषण दोनों देती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सिवान जिले में विधान परिषद चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान के काफिले पर हुए हमले के मामले में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब सहित 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। खास बात यह है कि शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनकी राजनीतिक विरासत संभाल रहे ओसामा साहब का नाम पहली बार किसी आपराधिक वारदात में सामने आया है और उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। रईस खान के काफिले पर सोमवार की रात हमला हुआ था और अत्याधुनिक हथियारों से गोलियां बरसाई गई थी। इस हमले में 3 लोगों को गोलियां लगी थी, जिसमें से एक शख्स की मौत हो गई थी। फायरिंग केस में ओसामा के अलावा पूर्व मुखिया साबिर मियां, मोहम्मद आफ्ताब, गुड्डू मियां, आजाद अंसारी, आरिफ सिद्दीकी, चवन्नी सिंह और डब्लू खान पर भी केस दर्ज हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पड़ रहे प्रचंड गर्मी के बीच एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी कि एईएस ने फिर से दस्तक दे दिया है। जनवरी से अब तक एईएस के 8 मामले सामने आ चुके हैं। एसकेएमसीएच में भर्ती हुए इनमें से 7 बच्चे ठीक होकर के घर जा चुके हैं। जनवरी महीने में एईएस से 1 बच्चे की मौत हो चुकी है। एईएस पीड़ित इन बच्चों में से 4 मुजफ्फरपुर, 2 मोतिहारी, 1 सीतामढ़ी और 1 अररिया के हैं। बच्चों में एईएस की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी कि एईएस की चुनौती से निपटने के लिए अस्पतालों में सभी तरह की तैयारी का निर्देश दिया है। उन्होंने इसके लिए मरीजों को अस्पताल पहुंचाने, तत्काल दवाओं की उपलब्धता और पीकू वार्ड तैयार रखने का कहा है। दोस्तों बात करते हैं कि अक्सर लोग अपनी हाइट को लेकर के सोचते हैं, जहाँ कोई कम हाइट के चलते तो कोई ज़्यादा लंबाई होने को लेकर के परेशान है। जहाँ आज हम आपको बिहार के एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ के लोगों की हाइट इतनी है कि पुरुषों को फ़ायदा होता है तो फिर लड़कियों को भी कभी कभी परेशानी होने लगती है। जहाँ आप भी जानकर दंग रह जाएंगे।
तो आइए बिहार के इस चर्चित गांव के बारे में जानते हैं। दरअसल बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले का एक ऐसा गांव है जहां के 90% लोगों की लंबाई 6 फीट से ज्यादा है। जहाँ यहाँ के 600 लोगों की औसत लंबाई 6 फीट 3 इंच से लेकर के 6 फीट 9 इंच तक है। ये गांव पश्चिमी चंपारण के लोरिया में स्थित नंदगढ़ के पीछे बसा हुआ है। इस गांव में करीब 250 घर है जिसकी आबादी 1400 के आसपास बताई जा रही है। जहाँ अब आते हैं हाइट को लेकर के फायदे और नुकसान के बारे में। तो यहाँ के पुरुष अपनी लंबाई के कारण कई तरह के फायदे उठा रहे हैं, वहीं लड़कियों की ज्यादा हाइट होने से कई तरह की परेशानी भी झेलनी पड़ती है। स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि ज्यादा लंबाई होने के कारण यहाँ के ज्यादातर बच्चे सेना में के लिए तैयारी करते हैं और सेना में भी कार्यरत हैं। जब वही ज़्यादा लंबाई होने के कारण लड़कियों की शादी में परेशानी होती है। यहाँ के लोगों ने बताया है कि लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा युवा सेना में तैनात है और देश की सेवा कर रहे हैं। बताया जाता है कि यहाँ की 120 बच्चे सेना में जाने के लिए प्रतिदिन सुबह 4 बजे के बाद ग्राउंड मैदान में दौड़ते हुए नजर आते हैं। जब पश्चिमी चंपारण के मरहिया गाँव के 250 घरों में कुल 1400 के आसपास की आबादी रहती है। इसमें 100 घर राजपूतों की है और 650 से अधिक राजपूत परिवार के लोग रहते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि ट्रेन से यात्रा करने के दौरान टिकट के लिए लंबी लाइन में लगना किसी मुसीबत से कम नहीं होता है। ऐसे में अक्सर जल्दबाजी में जो लोग स्टेशन पहुंचते हैं टिकट लेने के चक्कर में, तो ट्रेन छूट भी जाती है क्योंकि टिकट काउंटर पर लंबी कतार लगी होती है। जब तक वे टिकट खरीदते हैं तब तक ट्रेन उस स्टेशन से खुल चुकी होती है। इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने के लिए भारतीय रेलवे ने एक बहुत ही अहम पहल की है। यात्रियों को आसानी से टिकट उपलब्ध कराने के लिए स्टेशनों पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन यानी कि ATVM लगाए जा रहे हैं ताकि यात्री टिकट लेने के साथ ही प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए भीड़ भाड़ से बच सके। इसी क्रम में पहले चरण में पूर्व मध्य रेल के A1 और A ग्रेड के 24 प्रमुख स्टेशनों पर कार्ड आधारित ATS स्थापित किए गए हैं। इसी क्रम में पहले चरण में पूर्व मध्य रेल के A1 A ग्रेड के 24 प्रमुख स्टेशनों पर कार्ड आधारित ATVM के जरिए रेल यात्री टिकट काउंटर पर बिना लाइन लगे अनारक्षित टिकट खरीदकर यात्रा कर सकते हैं। ATVM से प्लेटफॉर्म टिकट भी कटाया जा सकता है। ATVM से टिकट लेने के लिए यात्रियों को सबसे पहले टिकट काउंटर से स्मार्ट कार्ड लेना होगा। स्मार्ट कार्ड एक बार लेने के बाद इसे कभी भी रिचार्ज कराया जा सकेगा। इस कार्ड के जरिए ही टिकट के पैसे का भुगतान होता है। दोस्तों बात करते हैं कि विधान परिषद चुनाव सोमवार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया है, जहां वोटों की गिनती 7 अप्रैल यानी कि आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सभी 24 जिलों में मतपेटी को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा गया है, जहां मतगणना स्थल की बैरिकेडिंग की जा रही है। प्रवेश द्वार एवं मतगणना केंद्र परिसर में दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति रहेगी। 24 जिलों में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना केंद्र पटना, नालंदा, गया, औरंगाबाद, नवादा से भोजपुर, रोहतास, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुंगेर, बेगूसराय, सहरसा, भागलपुर, मधुबनी, पूर्णिया और कटिहार में बनाए गए हैं। MLC की 24 सीटों की मतगणना वरीयता वोट के आधार पर होगी। जब प्रथम वरीयता के वोट के आधार पर कोटा का निर्धारण किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि कश्मीर में गैर कश्मीरी और खासकर के बिहारी मजदूरों पर लगातार हो रहे हमले के बाद दहशत फैल गई है। अपने घर से दूर जाकर कश्मीर में काम करने वाले बाहरी राज्यों के लोग घाटी से भागने लगे हैं। गैर कश्मीरी 40 मजदूरों का समूह मंगलवार को श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर अपने राज्यों में वापस जाने के लिए इकट्ठा हुआ, जबकि अभी भी चौतरवा थाना में स्थित सिक्टोर गाँव के तकरीबन 200 लोग कश्मीर के लजुरा में फंसे हुए हैं। लजुरा में फंसे दीना पटेल ने फोन पर KDB लाइव को बताया है कि यहाँ पर काफी डर का माहौल बन गया है। 24 घंटे से डर की वजह से ना तो किसी ने खाना बनाया है और ना ही किसी ने खाना खाया है। कश्मीर में फंसे लोगों ने बताया है कि सेना के जवान आए थे लेकिन पॉकेट में एक भी रुपए नहीं है। यहाँ पर पैसे मिलने वाला है। सभी मजदूरों का लगभग 3 लाख रुपए बकाया है जो शाम तक मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कई जेलों में एक साथ छापेमारी की गई है। यह छपरा और गोपालगंज में छापेमारी से कैदियों के बीच हरकत मच गया है। बगहा उपकारा में भी रेड की सूचना है। जब गोपालगंज जेल में DM SP के नेतृत्व में छापेमारी चल रही है, जिसमें जिले के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ साथ कई थानों की पुलिस भी शामिल है। इसके अलावा छपरा के मंडल कारा में भी रेड चल रही है। इस छापेमारी में DM और SP के अलावा कई थानों की पुलिस मौजूद है। फिलहाल छापेमारी जारी है और अधिकारियों के अंदर से बाहर आने के बाद ही पता चलेगा कि जेल में छापेमारी के क्रम में क्या कुछ मिला है।
दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के बलिया में एक बुजुर्ग पति अपनी बीमार पत्नी को इस करकराती धूप में ठेले पर लेटा करके अस्पताल ले जाते तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। तस्वीर वायरल होने के बाद उप मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। पूरा मामला बलिया के चिलिखर ब्लॉक के अंदौर गाँव का है। यहाँ 60 वर्षीय सुकुल प्रजापति ने बताया है कि 28 तारीख को वह खेत में काम करके लौटे तो फिर उनकी पत्नी बीमार हो गई थी। जहाँ उनको पहले से डायबिटीज की बीमारी थी। सुकुल प्रजापति ने बताया है कि उनके पास कोई मोबाइल भी नहीं है। वे हमेशा की तरह इस बार भी बिना एम्बुलेंस बुलाए अपनी बीमार पत्नी को ठेले पर लेटा करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिलहर ले गए। यहाँ डॉक्टरों ने एक इंजेक्शन देकर के बिना रेफर कागज बनाए और बिना एम्बुलेंस की व्यवस्था किए ही उन्हें मरीज को लेकर के जिला अस्पताल जाने को कहा, मगर उनके पास पैसे नहीं होने के कारण वे अपनी पत्नी को पियारिया बाजार के पास ठेले पर ही लेटा करके पैदल घर गया और कुछ पैसे लेकर आया। फिर अपनी पत्नी को ऑटो रिक्शा से लेकर के अस्पताल ले गया। दोस्तों बात करते हैं कि जनता दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पर एक बार फिर से जेल जाने का खतरा मंडराने लगा है। उनके खिलाफ सांसदों और विधायकों के मामले की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने मंगलवार को पूर्व सांसद पप्पू यादव के खिलाफ 22 साल पुराने 2 मामले समेत 3 मामलों में आरोप तय कर दिया गया है। अदालत में पप्पू यादव को 3 मामलों में उनके ऊपर लगाए गए आरोपों को पढ़ करके सुनाया है। हालांकि पप्पू यादव ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। पप्पू यादव के खिलाफ तीनों ही केस सरकारी काम में बाधा डालने का है, जहां इसमें प्रदर्शन और रेल रोकने के भी केस शामिल है। आपको बता दूं कि पिछले साल 32 साल पुराने अपहरण केस के मामले में पुलिस ने पप्पू यादव को गिरफ्तार किया था, जिसमें लगभग 4 माह से भी अधिक समय तक जेल में गुजारने के बाद पप्पू यादव को जमानत दी गई थी। दोस्तों बात करते हैं कि कई बार शादी में दुल्हन की विदाई कराने के लिए हेलीकॉप्टर रिजर्व करने की खबरें सामने आती है, लेकिन ऐसी खबरें शायद ही कभी सुनने को मिलती है जब एक पिता बेटी के पैदा होने से इतना खुश था कि उसे घर में गृह प्रवेश करने के लिए हेलीकॉप्टर बुक कर लिया। जन्म के बाद नवजात बच्ची ने घर तक का सफर हेलीकॉप्टर से तय किया। बेटी के पैदा होने पर उसे घर लाने के लिए हेलीकॉप्टर रिजर्व करने की ये घटना महाराष्ट्र के पुणे की है। यहाँ के सेलगांव निवासी विशाल झरेकर ने बताया है कि हमारे परिवार में कोई बेटी नहीं थी, इसलिए हमने अपनी बेटी के गृह प्रवेश को खास बनाने का फैसला किया और हमने 1 लाख रुपए खर्च करके उसे घर लाने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की। विशाल झरेकर कहते हैं कि हम घर में लक्ष्मी के आगमन से बहुत खुश हैं। विशाल झरेकर ने कहा है कि मैं समाज को यही संदेश देना चाहता हूं कि नवजात बेटी के जन्म को उत्साह की तरह मनाया जाना चाहिए। बताया जाता है कि पुणे में किसी नवजात बच्ची के घर लाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने का ये मामला पहला है। जब बच्ची के स्वागत के लिए फूलों की माला पहनाई गई, जब मां और बच्ची का स्वागत गुलाब की पंखुड़ियों से किया गया, वहीं हेलीकॉप्टर को गांव में उतरते ही बच्ची को देखने के लिए ग्रामीण भी मौजूद थे। बेटी के जन्म का स्वागत हर्ष और उल्लास के साथ किया गया। दोस्तों बात करते हैं कि देश में एक बार फिर से अगले फसल सीजन से पहले उर्वरकों के दामों में बढ़ोतरी होने वाली है। भारत इस समय भी उर्वरकों की बढ़ती कीमतों से जूझ रहा है। रूस यूक्रेन संकट समेत कई ऐसे कारण हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतों में तेजी ला रही है। बढ़ी हुई कीमतों के कारण सरकार सब्सिडी बिल को भी आगे बढ़ा रही है। उर्वरकों की बढ़ती महंगाई के कारण लागत में बढ़ोतरी आएगी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सरकार इसका बोझ किसानों पर नहीं डालना चाहती है। सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को उचित दाम पर यूरिया और DAP जैसे जरूरी उर्वरक मुहैया कराया जाए। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों के लिए अनिवार्य eKYC पूरा करने की समय सीमा 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर के 22 मार्च 2022 कर दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक सेंट्रल सेक्टर DBT योजना है, जिसके तहत देश भर के सभी भूमि धारक किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। eKYC के समय सीमा बढ़ाने के बाद PM किसान पोर्टल पर eKYC का विकल्प उपलब्ध नहीं है। PM किसान की वेबसाइट के अनुसार PM किसान रजिस्टर्ड किसानों के लिए eKYC अनिवार्य है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए निकटतम CSC केंद्रों से संपर्क करें, जहां OTP ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ही आधार आधारित eKYC को अस्थायी रूप से निलंबन कर दिया गया है। आधार के साथ OTP ऑथेंटिकेशन का उपयोग करके किसान eKYC कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, जहां उन्हें eKYC के लिए सिर्फ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। जहां PM किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त प्राप्त करने के लिए PM किसान लाभार्थी को eKYC पूरा करना होगा। eKYC प्रक्रिया ऑफलाइन पूरा करने के लिए लाभार्थी आधार कार्ड के साथ सामान्य सेवा केंद्र पर जाकर के कर सकते हैं, यानी कि CSC पर जाकर के कर सकते हैं। वहां CSC में बैठे ऑपरेटर से अनुरोध करें कि आप eKYC और अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरा करना चाहते हैं, तो आपका फिर वो कर देगा।
दोस्तों बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में बिहार के पिता पुत्र को दहशतगर्दियों द्वारा गोली मारने की घटना पर दुख जताते हुए राजद नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कश्मीर में बिहार के लोगों को गोली मारने की निंदा की है। जब तेजस्वी यादव ने कहा है कि कश्मीर केंद्र सरकार के हवाले है, जब ऐसे में वहाँ की कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी केंद्र की है। साथ ही कश्मीर में दोबारा इस प्रकार की घटना न हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार को वहाँ के स्थानीय लोगों को भरोसे में लेकर के उचित कदम उठाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने इसी बहाने नीतीश सरकार को भी घेरा है। उन्होंने कहा है कि पराई दवाई का और कमाई की भी व्यवस्था बिहार में नहीं है, इसी कारण पलायन होता है। कश्मीर ही नहीं, यूक्रेन संकट के दौरान भी बिहार के सैकड़ों बच्चे वहां फंस गए थे जब वे वहां पढ़ने गए थे, क्योंकि बिहार में पढ़ाई की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। पराई दवाई और कमाई की सुविधा देने में राज्य सरकार असफल है। जब बिहार में शराबबंदी कानून में हुए ताजा संशोधन को लेकर भी तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि शराबबंदी कानून में कितनी बार संशोधन हुआ है ये भी शायद याद नहीं है। नशा मुक्ति करने में नीतीश सरकार फेल रही है। राज्य में यानी कि बिहार में शराब की जोरदार तस्करी हो रही है। शराब तस्करी रोकने में पुलिस फेल है। दोस्तों बात करते हैं कि महंगाई बेरोजगारी को लेकर के विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर हमलावर है। हर दिन बढ़ती तेल की कीमतों पर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी है, जब लोग चेतावनी दे रहे हैं कि अगर स्थिति कंट्रोल नहीं की गई तो फिर भारत में भी श्रीलंका जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। बॉलीवुड एक्टर कमल खान ने भी इस पर ट्वीट किया है। KRK ने ट्विटर पर लिखा है कि आज लोग ये सोचे बिना श्रीलंका का मजाक उड़ा रहे हैं कि भारत में भी ऐसा हो सकता है। भारत पर सकल घरेलू उत्पाद का 90% कर्ज है, जबकि श्रीलंका के पास सकल घरेलू उत्पाद का 101% है। मतलब कोई बड़ा अंतर नहीं है। ये जापान, इंडोनेशिया और कई अन्य देशों में हो चुका है। एक अन्य ट्वीट में कमल खान ने लिखा है कि गरीब लोग अपनी रसोई चलाने के लिए कुछ पैसे कमाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि भाजपा सांसद प्रवेश सिंह ने कहा है कि इन दिनों नवरात्र चल रहा है, लिहाजा पूरे देश में नवरात्र के दौरान मांस की दुकानें बंद होनी चाहिए। आपको बता दूं कि इससे पहले कर्नाटक के बाद अब दिल्ली में भी मीट की दुकानों पर बवाल शुरू हो गया है। यहाँ साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली में नवरात्र के दौरान मीट की दुकानें बंद रखने की बात कही गई है। ईस्ट दिल्ली के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा था कि अभी तक ये सिर्फ एक अपील है। नवरात्र के दौरान हम लोग प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, इसीलिए मैंने सभी मीट विक्रेताओं से अपील की है कि वे हिंदू भाव को समझे और इन दिनों में अपनी दुकान को बंद रखें। साउथ नगर निगम ने कहा है कि सोमवार को दिल्ली में मांस की दुकानें नवरात्र के दौरान बंद रखनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में भक्त मांस और कुछ मसाले खाने से बचते हैं। जहां उन्होंने कहा था कि नवरात्र के दौरान लोग मंदिर जाते हैं, भगवान के प्रति अपनी आस्था जाहिर करते हैं और अपने परिवार के लिए मन्नतें मांगते हैं। इस दौरान लोग खाने में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल करने से भी बचते हैं। ऐसे में खुले तौर पर मंदिर के पास मीट बिकने पर उन्हें असुविधा हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि महंगाई को लेकर पूरा विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है। तेल, CNG और सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2014 में चुनाव के वक्त भाजपा ने महंगाई के खिलाफ हमला बोल करके वोट मांगा था। यहाँ तक कि PM मोदी ने भी महंगाई के खिलाफ सरकार को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अब उन्हीं के पुराने वीडियो को शेयर करके विरोधी तंज कस रहे हैं। जहाँ RJD के ट्विटर अकाउंट से PM मोदी का पुराना वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि इसी प्रकार महंगाई बढ़ती गई तो फिर गरीब क्या खाएगा। प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन PM महंगाई का मौ बोलने को तैयार नहीं है। 2013 के वीडियो में PM मोदी आगे कह रहे हैं कि सरकार का अहंकार इतना अधिक है कि महंगाई के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। आप मरो तो मरो, ये आपका नसीब। गरीब घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात भर रोता है, माँ आंसू पीकर सोती है और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। जब आप वोट मांगने जाए तो फिर महंगे गैस सिलेंडर को नमस्कार करके जाइएगा। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है 2013 में। दोस्तों बात करते हैं कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने के लिए पाकिस्तान के 4 यूट्यूब समाचार चैनलों सहित 22 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया है। 3 ट्विटर अकाउंट, 1 फेसबुक अकाउंट और 1 न्यूज़ वेबसाइट भी ब्लॉक किए गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसके लिए IT नियम 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग किए हैं। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि ब्लॉक किए गए यूट्यूब चैनलों की कुल दर्शकों की संख्या 260 करोड़ से अधिक थी। उनका उपयोग फेक समाचार फैलाने के लिए किया गया था। वे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों के दृष्टिकोण से संवेदनशील विषयों और फिर सार्वजनिक व्यवस्था पर सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार कर रहे थे।
दोस्तों बात करते हैं कि न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर शनिवार को अभूतपूर्व घटना का गवाह बना। यहां सैकड़ों मुस्लिमों ने पाक रमजान के पहले दिन अपना रोजा खोला और तरावी की नमाज अदा की। इसके बाद नमाजियों के लिए करीब 1500 खाने के डिब्बे वहां बांटे गए। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इस आयोजन में शामिल हुए। आपको बता दें कि टाइम्स स्क्वायर अमेरिका के महत्वपूर्ण बिजनेस एरिया में से एक है, जहाँ ये टूरिस्टों के बीच भी काफ़ी मशहूर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये न्यूयॉर्क का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ हर साल करीब 5 करोड़ लोग घूमने पहुंचते हैं। एक आयोजक ने बताया है कि इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे हमारा मकसद उन लोगों को अपने धर्म के बारे में बताना था जिन्हें इनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। जब हम बताना चाहते हैं कि इस्लाम शांति का संदेश देने वाला धर्म है। अभी इस्लाम के बारे में लोगों के मन में कई गलत फहमियाँ हैं। हर धर्म में कुछ बुरे लोग होते हैं, लेकिन इन लोगों से पूरे धर्म का आकलन नहीं होना चाहिए। आयोजक ने बताया है कि रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना होता है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच रोजा रखते हैं, रोजा खोलते हैं। इस दौरान वे शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं, भूखों को भोजन कराते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे हमारा मकसद यही था कि हम बता सकें कि इस्लाम सही मायने में क्या है और किस तरह ये धर्म शांति का संदेश देता है। दोस्तों बात करते हैं कि श्रीलंका की खराब हुई आर्थिक हालात को लेकर के शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा है कि सरकार इस विषय पर सर्वदलीय बैठक बुलाए। दिल्ली में शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि श्रीलंका की परिस्थिति बहुत चिंताजनक है। भारत भी उसी मोड़ पर खड़ा है। हमें इस परिस्थिति को संभालना होगा, नहीं तो फिर श्रीलंका से भी ज्यादा खराब स्थिति हमारी हो सकती है। आपको बता दूं कि इससे पहले ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही है, जहां उन्होंने कहा है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में हालात खराब है। ऐसे में हमें आगे बढ़ करके बहुत कुछ कदम उठाने होंगे। जहां हमें ये देखना होगा कि वहां की हालात का असर हमारे यहाँ ना पड़े। वहीं केंद्र सरकार ने हाल ही में कहा है कि जिस तरीके से कुछ राज्यों द्वारा मुफ्त की स्कीम दी जा रही है, उसकी वजह से अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। अगर इस तरीके की नीति जारी रहेगी तो फिर हमें श्रीलंका के जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। इस तरीके के बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बीजेपी के एक नेता की महिला के साथ अश्लील तस्वीरें वायरल हो रही है। जहां वायरल तस्वीर में नेताजी हम उम्र महिला के साथ चुंबन लीला कर रहे हैं। जहां बताया जाता है कि वह महिला भी दल की नेत्री है। यह तस्वीर कुछ महीने पहले की बताई जाती है। जानकारी के अनुसार राजधानी पटना के एक होटल में नेताजी चुंबन लीला कर रहे थे। उसी दौरान तस्वीर ले ली गई। हम आपको ये भी बता दूं कि हम आपको ये तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ये तस्वीर बहुत ही आपत्तिजनक है, जो यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ है। और वायरल हुई तस्वीर भी अलंगिन मुद्रा की है। जब महिला द्वारा चुंबन लेते समय नेताजी ने खुद से सेल्फी ली। चुंबन लीला करते हुए वो तस्वीर अब बीजेपी के कई नेताओं के मोबाइल में घूम रहा है। दरअसल नेताजी बीजेपी के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं। वही महिला के बारे में बताया जाता है कि वह प्रदेश के किसी मोर्चे की मेंबर है। वायरल 2 तस्वीर के बारे में बताया जाता है कि एक तस्वीर जनवरी महीने की है, वही दूसरी तस्वीर गर्मी के समय का है। यह तस्वीर के सामने आने के बाद दल के नेताओं में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। वैसे भीतर ही भीतर इस तस्वीर के बारे में कई नेताओं को पहले से ही जानकारी थी। काफी दिनों से भाजपा के कुछ नेताओं के मोबाइल में आलिंगन वाली तस्वीर थी, लेकिन वह मोबाइल से बाहर नहीं जा रहा था। अब चुंबन लीला वाली वो तस्वीर नेताओं के मोबाइल से बाहर आ गया है। वैसे आपको बता दो कि नेतृत्व ने नेताजी को खास जिम्मेदारी दे रखी है। जो नेताजी प्रदेश स्तर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जब बताया जाता है कि नेताजी देखने में भी काफी सुंदर और हैंडसम है। इस लिहाज से स्वागत वाला जिम्मा दिया गया है। जब महिला के साथ जो तस्वीरें सामने आई है, उसे देखकर आप कहेंगे कि नेताजी अपने काम को वाकई में बढ़िया ढंग से निभा रहे हैं। वहीं वायरल तस्वीर में नेताजी के साथ एक महिला चुंबन लीला करते दिख रही है। इसके बारे में भी बताया जाता है कि पहले वह सहयोगी दल में थी, यानी कि जेडीयू में थी। उस दल में वह जिला उपाध्यक्ष के पद पर थी। जब महिला ने समय के साथ अपने आप में बदलाव लाया और दल भी बदल लिया। एक नेता के इशारे पर उसने जेडीयू छोड़ने का निर्णय लिया और फिर भाजपा ज्वाइन की। जहां बिहार बीजेपी में अब वह सक्रिय हैं। बताया जाता है कि किसी मोर्चे में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। अब आपके मन में ये तैर रहा होगा कि आखिर वह नेताजी और महिला है कौन। वैसे हमने आपको पहले बहुत कुछ इशारा भी कर दिया है, ताकि स्वर्ण कमल के बारे में आप जान सके। एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते हम दोनों की तस्वीरों को ब्लर करके रख रहे हैं, आपको नहीं दिखा रहे हैं। वैसे दल के अंदर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इस चुंबन लीला के बारे में जान रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि यूपी के गोरखनाथ मंदिर में हाल ही में जो हुआ उसको लेकर के पूरा भारत हैरान है, क्योंकि इस सबसे सुरक्षित माने जाने वाले मंदिर में अहमद मुर्तजा अब्बासी नाम का शख्स धारदार हथियार के साथ पहुंचा और उसने सुरक्षा कर्मियों पर हमला बोला है। अहमद के इस हमले की तस्वीरें जिसने भी देखा वह हैरान रह गया। हालांकि अब मामला सामने आया है कि अहमद दिमागी रूप से बीमार है, यानी कि
पागल टाइप का है। जहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस इस हमले को लेकर के जांच कर रही है और उसे दहशतगर्दी कनेक्शन देखने लगा है। जहाँ इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर पहुंचे और फिर अस्पताल जाकर के घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। जहाँ वहीं यूपी पुलिस का कहना है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये दहशतगर्दी साजिश हो। दहशतगर्दी कनेक्शन की बात पर अहमद मुर्तजा अब्बासी के पिता मुनीर अब्बासी का कहना है कि उनका बेटा मानसिक रोगी है। जहाँ उनका कहना है कि बचपन से ही वो बीमार था जिसको परिवार वाले समझ नहीं पाए। जब मुनीर अब्बासी के अनुसार नौकरी के दौरान भी अहमद महीने महीने बिना सूचना के कमरे में पड़ा रहता था। जब नौकरी पर नहीं जाता था, उसका इलाज जामनगर अहमदाबाद में भी करवाया। आरोपी के पिता मुनीर अब्बासी का कहना है कि उनके बेटे की शुरू से सुसाइड टेंडेंसी थी। दोस्तों बात करते हैं कि कर्नाटक में धार्मिक संबंधों से संबंधित घटनाओं के जवाब में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को घोषणा की है कि सरकार के सामने सभी समान है और मस्जिद के लाउड स्पीकर को जबरन नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि शांति सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति या फिर संगठन को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा है कि सत्तारूढ़ भाजपा को जनता का समर्थन हासिल है। दोस्तों बात करते हैं कि 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र पर्व के दौरान भाजपा शासित दक्षिणी दिल्ली नगर निगम यानी कि एसडीएमसी द्वारा मास्क की दुकानों को बंद रखने की कार्रवाई को लेकर के एआईएमआईएम के चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। दरअसल एसडीएमसी के महापौर मुकेश सुडियान ने सोमवार को नगर निगम के कमिश्नर को पत्र लिखकर के नवरात्र पर्व के दौरान उनके आर्थिक क्षेत्र में आने वाले मास्क की दुकानों को बंद रखने के लिए जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के महापौर की चिट्ठी पर असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट में लिखा है कि मोदी बड़े उद्योगपतियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और अपने वैचारिक गुर्गों के लिए कट्टरता में ईज ऑफ डूइंग चाहते हैं। यह मांस की दुकानें बंद रखने से होने वाले नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मांस अशुद्ध नहीं है, ये केवल लहसुन या फिर प्याज जैसे ही एक भोजन है। यदि लोग मीट खरीदना नहीं चाहते हैं तो फिर केवल 99% ही नहीं बल्कि 100% लोगों के पास मांस नहीं खरीदने का विकल्प है। दोस्तों बात करते हैं कि अल्लू अर्जुन स्टार फिल्म पुष्पा जब से रिलीज हुई है उसके गाने और फिर डायलॉग्स पर रील्स बनाने की बाढ़ सी आ गई है। इसके गानों के हुक स्टेप्स पर लोग जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं। जहां हर कोई इस फिल्म के गाने और फिर डायलॉग्स पर रील्स बना करके सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। पुष्पा फेमस डायलॉग में झुकेगा नहीं का खुमार सिर चढ़ करके बोल रहा है। अब रील से रियलिटी तक पहुंची इस फिल्म का असर 10वीं की परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में देखने को मिला। एक छात्र ने एग्जाम देने के दौरान अपनी कॉपी में मैं झुकेगा नहीं का डायलॉग के तर्ज पर लिखा है कि पुष्पा राज अपुन लिखेगा नहीं। ये देख करके शिक्षक भी हैरत में पड़ गए और ये तस्वीर वायरल हो रही है। आपको बता दूं कि राज्य माध्यमिक परीक्षा संपन्न हुए काफी समय हो गया है। अब परीक्षा पुस्तक के मूल्यांकन की बारी है। इनका मूल्यांकन चल रहा है। परीक्षा कॉपी में पुष्पा राज बड़े अक्षरों में लिखा है। फिर छात्र ने जो लिखा है उसे देख करके शिक्षक चौंक गए। पुष्पा राज अपुन लिखेगा नहीं, सफेद पन्नों पर यह लिखा है। दोस्तों बात करते हैं कि तेल के बढ़ते दाम का असर हर किसी पर पड़ रहा है। जहाँ हर दिन तेल के दाम में इजाफा हो रहा है, इसका असर किसानों पर भी पड़ रहा है। जब बढ़ते तेल के दाम पर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कुछ दिन पहले सरकार पर हमला बोलते हुए स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की मांग की है। राकेश टिकैत ने ट्विटर पर लिखा था कि डीजल खाद बीज की बढ़ती कीमतों ने खेती को जो घाटे का सौदा बनाया है। एक साल में डीजल औसतन 15 से 20 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ तो उर्वरक और कीटनाशकों की कीमत में 10 से 20% की बढ़ोतरी हुई है। एमएसपी पर कानून और स्वामीनाथन की रिपोर्ट अब देश में लागू होनी ही चाहिए, ये बात राकेश टिकैत ने कही है। दोस्तों बात करते हैं कि भारत के दक्षिण में स्थित तटीय देश श्रीलंका की आर्थिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है। वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण वहां के लोग पेट्रोल से लेकर के खाने तक के लिए मोहताज है। यह इसके पीछे का कारण श्रीलंका की सरकार के द्वारा अपनी आय और खर्चों में संतुलन नहीं बनाए रखना है, जिसके कारण आज उनके देश पर करीब 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। वही भारत में भी कई ऐसे राज्य हैं जिन पर श्रीलंका के बराबर कर्ज है। अभी हम आपको भारत के उन राज्यों के बारे में बताएंगे जो अधिक कर्ज का बोझ तले दबे हैं। इस मामले में भारत के सबसे अग्रणी माने जाने वाले राज्य सबसे ऊपर है। भारत सरकार के व्यय विभाग के अनुसार तमिलनाडु पर कर्ज 6,60,000 करोड़ रुपए है, महाराष्ट्र पर 6 लाख करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल पर 5,60,000 करोड़ रुपए, राजस्थान पर 4,70,000 करोड़ रुपए और पंजाब पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। जी हाँ, हाल ही में प्रधानमंत्री और केंद्र के बड़े अधिकारियों के बीच बैठक हुई थी। इसमें अधिकारियों ने चुनाव के दौरान कई राज्यों में हुए लोक लुभाने वादों को लेकर भी चिंता जताई थी। अधिकारियों का कहना था कि ऐसे वादों के कारण राज्य सरकारों के खजानों पर भी अधिक बोझ
पड़ सकता है और देश के कई राज्यों की स्थिति भी श्रीलंका जैसे हो सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कश्मीर में बिहार के लोगों पर जानलेवा हमला हुआ है। जब पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कल जम्मू कश्मीर में हुई घटना दुखद है। जब बिहार के 2 घायल लोगों के संबंध में जानकारी मिलने के बाद पूरी घटना की विस्तार से जानकारी ली है। इस घटना में घायल हुए लोगों का इलाज कराया जा रहा है, जहां उनकी देखभाल की जा रही है। इसके अलावा जो भी संभव होगा उन्हें सहायता दी जाएगी। बिहार के लोग देश भर में जाकर के काम करते हैं, इस तरह की घटना होती है तो फिर बहुत दुख होता है। नीतीश कुमार ने कहा है कि सोमवार रात जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दियों की गोलीबारी में बिहार का एक जवान शहीद हो गया, जिसकी जानकारी मुझे आज सुबह मिली है। जहां हमने इस संदर्भ में सभी जगह पर बात की है, जहां उनके पार्थिव शरीर को लाने की व्यवस्था कर रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के बीजेपी और जेडीयू के नेताओं में बयानबाजी के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बड़ा बयान दे दिया है। जहां डॉक्टर संजय जायसवाल ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि आप कहीं जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में कहां एक्सीडेंट हो जाए ये कौन जानता है। बिहार में बढ़ते अपराध से नाखुश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश कुमार को नसीहत देते हुए कहा कि वे 2005 की तरह अपराधियों के खिलाफ स्पीड ट्रायल कराने की तत्काल व्यवस्था करें। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने आज एक टीवी चैनल से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा और जेडीयू का बिहार में चुनाव से पहले जो समझौता हुआ था, हमने जो समझौता किया था उसका पालन कर रहे हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल से सवाल पूछा गया है कि क्या नीतीश कुमार 2025 तक बिहार के सीएम बने रहेंगे। इसके जवाब में डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि आप यहां से जाइएगा और रास्ते में आपका कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, ये कौन जानता है। आगे की बात इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आरजेडी ने दावा किया है कि 7 अप्रैल को बिहार की राजनीति में भूचाल आएगा। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि 7 अप्रैल को जैसे ही एमएलसी चुनाव का परिणाम सामने आएगा, बिहार की राजनीति में वैसे ही भूचाल आ जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों में एनडीए की सरकार को लेकर के भारी नाराजगी है। यही वजह है कि लोगों ने एमएलसी चुनाव में बढ़ चढ़ करके महागठबंधन के लिए वोट किया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय के इस चुनाव में पंचायत प्रतिनिधि बिहार के राजनीतिक हालात लगातार देख रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि बिहार का विकास तेजस्वी यादव भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का सिपाही दारोगा नहीं सुन रहा है, नीतीश सरकार के मंत्री का चपरासी नहीं सुन रहा है, तो फिर भला मुखिया वार्ड पार्षद की कौन सुनेगा। यही वजह है कि पंचायत प्रतिनिधियों ने महागठबंधन के लिए वोट किया है। जहां चारों ओर बिहार से जो भी रिपोर्ट आ रही है उसमें महागठबंधन काफी आगे है। 20 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिलेगी। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बिहार में अपराध भ्रष्टाचार का बोलबाला है। वे बुलडोजर मॉडल की बात कर रहे हैं, ये योगी मॉडल की बात करेंगे, लेकिन अपराध भ्रष्टाचार भूखमरी बेरोजगारी पर बुलडोजर कब चलेगा। लोग तेजस्वी यादव में बिहार का भविष्य देख रहे हैं। बिहार में महंगाई और बेरोजगारी पर बुलडोजर तेजस्वी यादव ही चलाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सुपौल जिले में चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यह घटना सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र की है। कर्ज में दबी महिला ने अपने 2 बच्चों सहित आग में जल करके आत्महत्या करने की कोशिश की है। हालांकि बच्चों की रोने की आवाज़ सुनकर के स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तीनों को बचा लिया। घायल बच्चों का इलाज त्रिवेणीगंज अस्पताल में चल रहा है, जहाँ दोनों खतरे से बाहर बताए जाते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो त्रिवेणीगंज पथरा वार्ड नंबर 1 की रहने वाली रूबी देवी ने इससे पहले भी जहर खा करके जान देने का प्रयास किया था। जब रूबी के पति गुलाब शाह लुधियाना में रह करके मजदूरी करते हैं, जब 2 बच्चों के साथ महिला गांव में रहती है। जब महिला ने बताया है कि उसने बैंक से 35,000 रुपये का लोन लिया था, जिसकी प्रति माह किस्त 1910 रुपये है, जो उसे जमा करना था। यही बात उसके दिमाग में कई दिनों से चल रही थी, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया है। हालांकि ये जांच का विषय है कि बैंक लोन की किस्त से वे क्यों और कैसे परेशान थी, उसको देखने वाला कोई नहीं है। ऐसे में अगर कोई न्याय की आवाज़ उठाता है तो फिर लोगों द्वारा उठाए जा रही उस आवाज़ को सरकार और फिर पदाधिकारी दबाने में लग जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लोग जल्द ही अपने शिकायतें और फिर सुझाव को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीधे रूबरू हो सकेंगे। पटना में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम फिर से शुरू होगा, जहां अप्रैल में दूसरे और फिर तीसरे सोमवार को यह आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में प्रवेश उन लोगों को ही मिलेगा जिन्होंने कोविड के टीके लिए हो। जहां मंत्रिमंडल सचिवालय ने जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम वापस शुरू करने के संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जहां साथ ही साथ सभी जिलाधिकारियों को सरकार के फैसले से अवगत करा दिया है। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसके बाद मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से समय और फिर तारीख का निर्धारण किया जाता है। जब कोविड की लहर के दौरान जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम को स्थगित किया गया था, जब कोविड का प्रकोप कम होने के बाद 12 जुलाई 2021 से उसे वापस शुरू किया गया, लेकिन कोविड की तीसरी लहर में वापस कार्यक्रम पर रोक लग गई। इस साल 8 फरवरी को एक बार फिर से जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम शुरू हुआ। विधानमंडल का बजट सत्र होने की वजह से कार्यक्रम नहीं हो रहा था। अब वापस अप्रैल से ये आयोजन शुरू होगा।
जब विभाग के अनुसार इस महीने 11 अप्रैल और फिर 18 अप्रैल को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम होगा। जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए वेब पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। इस वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास आधार नंबर, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर रहना जरूरी है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको अपना नाम, पता और फिर शिकायत का विवरण भी देना होता है। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पूरा होने पर आपको एक यूनिक नंबर दिया जाता है, जिसके जरिए आप अपने आवेदन की स्थिति जांच करा सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। जहाँ राज्य कर्मियों को अब 31% की बजाय 34% महंगाई भत्ता मिलेगा। जहाँ सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया है कि राज्य कर्मियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2022 से ही मिलेगा। जहाँ सरकार के इस फैसले से 4 लाख से अधिक कर्मचारी और 3,50,000 से अधिक पेंशन भोगियों को लाभ मिल सकेगा। यह सरकार के इस प्रस्ताव के बाद 1133 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।